गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 2 के बारे में। तो कल हमने यहाँ पे पढ़ा था सेल वॉल तक। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है हमारा डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस पे क्या होती है? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। जैसे ये सेल है, इसका जो बीच में जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या होता है? डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो न्यूक्लियस के ये पोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर से, न्यूक्लियस ये मेम्ब्रेन रहती है उसके अंदर से न्यूक्लियस से जो चीजें मटेरियल हैं उनको अंदर से बाहर भेज सके, मतलब अंदर से बाहर ट्रांसफर कर सके। जब अंदर से बाहर ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पे ट्रांसफर करेगा और इस पार्ट को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में मटेरियल्स को ट्रांसफर करने के लिए उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। क्या होता है? कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अब जब वो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ले जाएंगे, किस फॉर्म में ले जाते हैं? डीएनए के फॉर्म में ले जाते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स के क्या होते हैं? जो फंक्शनल पार्ट होते हैं, मतलब अलग अलग क्रोमोसोम्स में भी क्या होते हैं? अलग अलग पार्ट होते हैं डीएनए में। तो डीएनए के जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? उनको क्या बोलते हैं हम? जीन्स बोलते हैं, जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। इसके बाद दिया हुआ है अनडिवाइडेड सेल हैज क्रोमेटिन। तो सेल जब डिवाइड नहीं होती तो क्या होता है? उसमें क्रोमेटिन रहता है जो डीएनए कंटेन करता है। उसमें क्या होता है? क्रोमेटिन रहता है जो डीएनए कंटेन होता है। क्रोमेटिन होता है एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जब सेल डिवाइड हो जाती है तो यही क्रोमेटिन क्या हो जाता है? यही क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंस होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंस होगी तो न्यूक्लियर का एक डिफाइंड रीजन नहीं होगा। मतलब जो न्यूक्लियस रहेगा वो कहीं उसका इतना भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब मेम्ब्रेन है ही नहीं है क्योंकि उसकी बाउंड्री ही नहीं है। तो जब मेम्ब्रेन नहीं रहेगी, बाउंड्री नहीं रहेगी, तो इसमें जो कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड्स रहते हैं, इसमें जो न्यूक्लियस के न्यूक्लिक एसिड रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोइड। मतलब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगी तो न्यूक्लिक एसिड्स को क्या बोल देते हैं हम? न्यूक्लियोइड। अब हमारे पास दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि बैक्टीरिया। और अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और क्या होता है? अब इसमें क्या होता है? जब अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी तो इसके जो ऑर्गेनेल्स हो गए, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसमें भी मेम्ब्रेन एब्सेंस होती है, मतलब बिना बाउंड्री के मेम्ब्रेन होते हैं। इसके बाद यूकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है तो इसकी ऑर्गेनेल्स पे भी मेम्ब्रेन होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? द साइटोप्लाज्म आपकी बुक में दिया है, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो, आपको ये सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसमें एक तो हमारा न्यूक्लियस बना हुआ है और दूसरा क्या बना हुआ है? साइटोप्लाज्म। तो ये जो फ्लूइड कंटेनिंग स्ट्रक्चर है इसका, मतलब जहां इसका फ्लूइड भरा हुआ रहता है, लिक्विड रहता है, इस पूरे सरफेस को बोलते हैं हम, इस पूरे एरिया को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। इट आल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। और साइटोप्लाज्म में ही क्या होते हैं? हमारे सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, मतलब सेल्स के और भी जो पार्ट्स हैं जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। इसके बाद है कि जो प्रोकैरियोटिक रहता है जिसमें न्यूक्लियर अनडिफाइंड रहता है क्योंकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं रहती है। तो इसमें क्या रहता है? सेल ऑर्गेनेल, जैसे हमने बता दिया है, सेल ऑर्गेनेल्स इनमें भी मेम्ब्रेन नहीं रहती। और अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है तो सेल ऑर्गेनेल्स पे भी मेम्ब्रेन होगी। इसके बाद बात करें सेल ऑर्गेनेल्स होते क्या हैं।
तो एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन, हर सेल में क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। वो क्या करती है, हमारी सेल को क्या करती है, हमारे सराउंडिंग से सेपरेट करती है। तो इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया गया था। इस मेम्ब्रेन से क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं, ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, सराउंडिंग से क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। इसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स विथ देमसेल्व्स। अब जो लिटिल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जो ऑर्गेनेल्स हो गए, ऐसे ये सेल के ऑर्गेनेल्स हो गए, तो ये भी क्या होते हैं, इनमें भी मेम्ब्रेन होती है। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक में इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं हमारे, हमें पढ़ना है बेसिकली 5 टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल्स। एक तो होता है ईआर, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा हो गया गोल्जी एपेरेटस। तीसरा होगा लाइजोसोम। चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। और पांचवा जो लास्ट है वो प्लास्टिड्स। तो बेसिकली हम 5 सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, आपकी बुक में फिगर नंबर 5.5 पे आप देखेंगे, एनिमल सेल है, उसमें 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिए हुए हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होगा ईआर, इनको कितने 2 टाइप्स में बांट दिया गया। पहला SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड हो गया RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनको स्मूथ और इनको रफ क्यों बोला गया है? अगर साइंटिस्ट ने क्या बताया है हमको कि जब हम माइक्रोस्कोप से RER को देखते हैं तो हमें ये रफ क्यों दिखता है, क्योंकि इसके ऊपर जो RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मान लो ऐसा आपको शेप दिया हुआ है उसमें, तो इसको जब हम देखेंगे इसके ऊपर छोटे छोटे से ऑर्गेनेल्स रहते हैं। अब ये ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, इन्हीं को इसने बोला है लाइसोसोम्स। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे वो होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। इसलिए इसकी सरफेस क्या दिखती है, हमें रफ दिखती है। इसके बाद ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड करते हैं सेल में, ये प्रोटीन को बनाते हैं। इसके बाद द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। तो जो SER है, जो RER हो गया, तो ये क्या कर रहा है, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर कर रहा है, और जो SER हो गया ये क्या करेगा, फैट्स का और लिपिड्स का मैन्युफैक्चर करेगा अपनी बॉडी के लिए। Thus one function of ER is serve as channel for transport of materials between various regions of the cytoplasm or other between the cytoplasm। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा प्रोटीन बन गया और यहाँ पे हमारा फैट्स और लिपिड्स बन गए। अब क्या करेंगे, इन प्रोटीन और फैट्स और लिपिड्स को क्या करेंगे, ये राइबोसोम्स क्या करेंगे, पूरी बॉडी में ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे गोल्जी एपेरेटस क्या होता है। आपको दिया हुआ है गोल्जी एपेरेटस में मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फ्लैटेंड सैक अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू द स्टेक्स इज कॉल्ड सिस्टम्स। तो क्या होता है,
जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स टाइप रहती हैं, फ्लैटेंड सैक्स रहती हैं, जैसे आप पढ़ोगे अपनी प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसमें है, उसमें गोल्जी अपैरेटस देखो, उसमें क्या है, गोल्जी अपैरेटस ऐसा करके बना है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सैक है, इनको क्या बोला उसने, बोल दिया कि ये स्टेक्स में है, स्टेक्स में लगे हुए हैं, और इन्हीं को क्या बोल दिया उसने, ये स्टेक्स में लगे हुए हैं तो इन्हीं को बोल दिया उसने, नेम दे दिया, कॉमन नेम सिस्टर्न्स। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स। अब ये गोल्जी अपैरेटस जो होती है वो करती क्या है हमारी बॉडी में, तो जो दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन। तो ये क्या करती हैं, इनके पास जो मेम्ब्रेन रहती हैं और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन रहती हैं उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं, उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है, द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर इज पैकेज्ड एंड डिस्पेस्ड। अब इसमें क्या होता है, जो ईआर पढ़ाए थे अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें जो मटेरियल बन रहे थे प्रोटीन, लिपिड्स और फैट्स, वो क्या होते हैं, इन्हीं की मदद से, इन्हीं के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की मदद से हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब हमें पढ़ना है लाइसोसोम्स क्या होते हैं। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं, ये मेम्ब्रेन से बंधे हुए सैक्स रहते हैं छोटे छोटे, इसमें क्या होता है, डाइजेस्टेड एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में मदद कराते हैं, और क्या करते हैं, ये वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। हमारी बॉडी में, हमारे सेल में जितना भी वेस्ट बनता है उसको क्या करेंगे, ये डिस्पोज करेंगे, मतलब उसको खत्म करेंगे जितना वेस्ट बनता है। उसके बाद जो बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं। जब आप आगे हायर क्लासेस में 10th में आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, जो फूड का डाइजेशन होता है वो कैसे होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है हमारा, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको किस में तोड़ा जाता है, सिंपलर फूड में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, तब वो फूड हमारा जाके क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो ये लाइसोसोम क्या करते हैं, यही काम करते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड देयरफॉर एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो अब क्या करेंगे, लाइसोसोम्स क्या कर रहे थे, पूरी सेल की सफाई कर रहे थे। अब क्या होगा, जब अगर लाइसोसोम, जब सेल डैमेज हो जाएगी तो लाइसोसोम क्या करेगा, खुद बर्स्ट हो जाएगा, खुद फट जाएगा, और क्या करेगा, ये खुद की भी सफाई कर देगा, मतलब खुद का भी वेस्ट डिस्पोज कर देगा और सेल का भी वेस्ट डिस्पोज कर देगा, मतलब पूरी ये सफाई कर देगा। इसके बाद बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे बॉडी में बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग द आउटर मेम्ब्रेन is porous while the inner membrane is deeply folded. These folds increase surface area for ATP generating chemical reactions. तो पावर हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ATP के फॉर्म में क्या होती है, एनर्जी होती है। ATP क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के इसके फॉर्म में क्या होती है, एनर्जी होती है, और हमारी बॉडी को जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वो ATP से एनर्जी ले लेता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये काम हो गया। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो एटीपी को क्या बोल दिया, एनर्जी करेंसी है सेल की। सेल की क्या है, एनर्जी करेंसी है, मतलब जब हमें जरूरत पड़ेगी, हमारी बॉडी को, हमारी सेल को जरूरत पड़ेगी तो ये एटीपी से अपनी एनर्जी ले सकता है। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। तो आपकी बुक में जो लास्ट लाइन दी है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, उसमें दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के प्रोटीन्स भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, और 2 टाइप्स के प्लास्टिड होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट होता है और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स की बात करें तो दो टाइप्स के हो गए, एक क्रोमोप्लास्ट, एक हो गया ल्यूकोप्लास्ट। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो जो क्रोमोप्लास्ट रहते हैं वो कलर्ड पिगमेंट होता है उनके अंदर। जो कलर वाले प्लास्टिड्स रहते हैं, मतलब जिनके पास कलर है, उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट।
और जो वाइट या कलरलेस होते हैं उनको बोलते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। अब क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट में ही एक ग्रीन कलर के पिगमेंट का एक इसका पार्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट में से एक ऐसा पार्ट है जिसके पास ग्रीन पिगमेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट रहता है उसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या कराता है, हमारे प्लांट के फोटोसिंथेसिस में हेल्प कराता है। मतलब प्लांट जब अपना फूड प्रिपेयर करता है तो क्लोरोफिल क्या करता है, हमारी सनलाइट को कैच करता है। इसके बाद द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। These are similar to mitochondria in external structure, like the mitochondria plastids are have their own DNA and ribosome. माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड्स के खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। अब प्लास्टिड्स के बाद लास्ट हमारा जो बचा है वो बचा है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है, आपको फिगर में दिख रहा होगा, प्लांट सेल 5.6 में दिख रहा होगा प्लांट सेल। उसमें येलो कलर का एक बड़ा सा पार्ट बना है हमारे सेल के बीचों बीच। उसमें क्या है, वो उसको बोलते हैं हम वैक्यूल। और वैक्यूल होते क्या है, वैक्यूल आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड्स और लिक्विड कंटेंट्स। मतलब हमारा जो सेल का सॉलिड और लिक्विड कंटेंट रहता है वो क्या रहता है, वैक्यूल में स्टोर रहता है। वैक्यूल आर वेरी स्मॉल साइज इन एनिमल सेल व्हाइल प्लांट सेल हैज वेरी लार्ज साइज। एनिमल सेल में क्या होता है, आपको दोनों सेल दी हुई है बुक में। एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा दिख रहा होगा और प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा दिख रहा होगा। इसके बाद these include amino acids, sugars, various organic acids and some proteins in single celled organisms like amoeba। तो जो वैक्यूल रहते हैं उनमें क्या क्या रहते हैं, एमिनो एसिड्स रहते हैं, सुगर्स रहती है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स रहते हैं, जैसे कि अमीबा में देखे जाए तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है अमीबा, उसमें ये सब रहता है। The food vacuole contains the food items that the amoeba has consumed in some unicellular organism. Specialist vacuoles also play important roles in expelling excess water and some waste from the cell। तो वैक्यूल्स भी क्या करते हैं, जो एक्सेस वाटर हो जाता है और जो वेस्ट हो जाता है उसको हमारी सेल से बाहर निकालने में मदद करते हैं, जैसे लाइजोसोम्स कर रहे थे। इसके बाद पढ़ते हैं सेल डिवीजन कैसे होता है। तो सेल डिवीजन मतलब एक सेल का डिवाइड होना, एक सेल का दो भागों में डिवाइड होना। तो सेल डिवीजन बेसिकली हमारी बुक में दो टाइप के दिए हुए हैं, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, जो मदर सेल रहती है, जो मदर सेल रहती है ये टू पार्ट्स में, टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन जो क्रोमोसोम्स इसमें रहेंगे वही क्रोमोसोम्स इन दोनों को भी मिलेंगे। लेकिन मियोसिस में क्या रहता है, मियोसिस में मदर सेल दो पार्ट्स में डिवाइड तो होगी, लेकिन इसमें क्या रहेगा, इसमें क्रोमोसोम्स हाफ होते जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें मान लो अगर 4 क्रोमोसोम्स थे तो 2 इसको मिल गए, 2 इसको मिल गए, फिर और डिवाइड हुए तो एक इसको मिल गया, एक इसको मिल गया, एक इसको मिल गया, एक इसको मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या था, अगर इसके पास 4 क्रोमोसोम हैं तो 4 ही डिवाइड होंगे। तो ये दो टाइप्स की हमारी बुक में सेल डिवीजन की प्रोसेस थी। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। तो जो कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, वो सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड होती हैं किस क्या करने के लिए, गैमेट्स का फॉर्मेशन करने के लिए। हमारे जो गैमेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प कराते हैं। आज यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। आप इसके नोट्स बना लेना और आपको जो डाउट्स हो वो आपको लाइव सेशन में क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।